नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैस और धूलों का जो आवरण होता है, इसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और ये जो गैस हैं और जितने भी धूल के कण हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर फैले हुए रहते हैं। ये जो वायुमंडल है पृथ्वी का, यही पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण ग्रह बनाता है सौरमंडल के अंदर। ठीक है, तो ये वायुमंडल क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम आज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले वायुमंडल का संगठन, मतलब वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो वायुमंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है गैसें। क्या होती है? गैसें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। गैसें, जलवाष्प और धूल के कण, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? वायुमंडल बनाते हैं। ठीक है, अब इनका हम एक एक काम अध्ययन करेंगे। ठीक है, गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी भी है सबसे पहले पढ़ेंगे वायुमंडल में गैसें। ठीक है, वायुमंडल में गैसों के अंदर गैसें दो तरह की गैसें है वायुमंडल में। एक है स्थिर गैसें, जिन्हें हम बोलते हैं स्थायी गैसें, और दूसरी है अस्थिर गैसें, जो है परिवर्तनशील, इसलिए उसको बोलते हैं परिवर्तनशील गैसेस। स्थिर गैसेस कौन सी होती है? जिनकी मात्रा वायुमंडल में फिक्स होती है, उन गैसों को क्या बोलते हैं? स्थिर गैसें बोलते हैं, जो वायुमंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये प्रमुख स्थिर गैसें हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से अस्थिर गैस है। ठीक है, अस्थिर गैस है, 3 स्थिर का दे देंगे, एक अस्थिर का दे देंगे, तो वहां पे आपको टिक करना है स्थिर में। और अस्थिर गैसें कौन सी है? जिनका वातावरण में जिनकी मात्रा बदलती रहती है, जो हमेशा परिवर्तनशील है, उसे बोलते हैं अस्थिर गैसें। जैसे जलवाष्प, जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जलवाष्प की मात्रा बारिश के समय में ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और गर्मियों के समय में कम हो जाती है, तो ये परिवर्तनशील है, अस्थिर गैसें। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये गैसें क्या है? अस्थिर गैसें हैं। ठीक है, अब हम इन सभी गैसों का एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन का अलग से, नाइट्रोजन का अलग से, ऑर्गन का अलग से। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब वायुमंडल की जो प्रमुख गैसों का हम बताया अध्ययन करेंगे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में ये पॉइंट है जिनको आपको लिख के याद करना है। देखो, वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? क्वेश्चन आता है 78%। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। और कितना परसेंट है? 78%। नाइट्रोजन अधिक अक्रिय गैस है। क्या है? अधिक अक्रिय, मतलब सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है इसका मतलब ये कोई ज्यादातर रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेती। ठीक है, और ये जीवधारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवधारियों मतलब मानव के लिए, जीवों के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है वो एमिनो एसिड का निर्माण करता है। यह इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड कौन सी गैस बनाती है? नाइट्रोजन। और एमिनो एसिड है, इससे किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन जीवों की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये जीवधारियों के लिए भी आवश्यक गैस है। अगला, पेड़ पौधों में, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम पढ़ते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, मतलब जितने भी दालें हैं उनकी जड़ों में एक जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और पौधों को देता है। ठीक है, सीधी डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन का वातावरण से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कौन सा होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन? राइजोबियम। राइजोबियम कहां पाए जाते हैं? जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जितना भी वातावरणीय घटना, जैसे वायुदाब हो, पवनों की शक्ति हो, पवन किस दिशा से आ रही है, या प्रकाश का परावर्तन हो, इन सभी का आभास हमें
वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही होता है। तो वायुमंडल पवनों की शक्ति प्रकाश का आभास कौन सी गैस करवाती है? नाइट्रोजन। अगला है वस्तुओं को तेजी से जलने से बचे। कहीं पे आग लगी है, बहुत तेजी से ना जले, इसके लिए नाइट्रोजन बहुत जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अधिक सक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस है, इसलिए जलने को प्रोसेस को धीरे कर देती है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके ऊपर नहीं पाई जाती है। इनको सभी को अंडरलाइन कर लो। अच्छा, नाइट्रोजन का ना तो कोई रंग है, ना ही कोई गंध है, ना ही कोई स्वाद है। तो ऐसी गैस जिसका ना कोई रंग, ना गंध, ना स्वाद, कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन गैस। स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख के। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नाइट्रोजन गैस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाई जाती है? 78%। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। जीवधारियों के लिए, पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करती है। वायुदाह पवनों की शक्ति प्रकाश का परावर्तन का आभास कराती है, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है और वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है यह भी इंपॉर्टेंट है, 128 किलोमीटर तक। आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पढ़ेंगे ऑक्सीजन। अगली जो महत्वपूर्ण गैस है, अभी वर्तमान में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ठीक है। ये जीवनदायिनी गैस है। जीवनदायिनी मतलब ऑक्सीजन ही जीवन प्रदान करती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन है इसीलिए हम क्या है? अभी जिंदा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवनदायिनी गैस। 2 नंबर पर जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। ये कितनी मात्रा में है? 21%, लगभग 20%, मतलब 20.949%, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्वसन क्रिया में चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग ही करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो CO2 का उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, श्वसन क्रिया में सभी जीव कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। दहन, अगर कोई भी वस्तु जल रही है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पहले लैंप जलाते थे तो लैंप के ऊपर अगर हम ऊपर कोई बुक या कोई लकड़ी रख देते थे, कुछ टाइम बाद वो बुझ जाती, बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, ठीक है। दहन क्रिया, इसलिए ये क्या है? रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय गैस है, सभी से ये क्रिया कर लेती है। जो जंग लगता है लोहे पे तो ऑक्सीजन वहां भी जरूरी है, ठीक है। वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है, लेकिन इसकी जो अधिकतम मात्रा है वो 16 किलोमीटर तक ही होती है। 16 किलोमीटर के बाद में ये मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाती है। क्वेश्चन आता है वायुमंडल में किस ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, तब आपको आंसर लिखना है 64 किलोमीटर तक। और अधिकतम सांद्रता कहां तक होती है? 16 किलोमीटर तक। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको बोलते हैं CO2। इसकी वातावरण में कितनी मात्रा है? 0.03%। 0.03% है। ये गैस है, अभी हमने पहले पढ़ा था, कौन सी गैस है? परिवर्तनशील गैस, मतलब इसकी मात्रा में कमी और वृद्धि होती रहती है। जो CO2 है ये गैस क्या है? सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस है, इसलिए ये वायुमंडल में नीचे तक ही, मतलब ये वायुमंडल में केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैली हुई है, ठीक है। अब ये जो CO2 है इसका उत्सर्जन ये वायुमंडल में कैसे आती है? इसका उत्सर्जन या तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ठीक है, ज्वालामुखी निकलती है, या कोई आंतरिक भागों से गैसें निकलेगी। श्वसन क्रिया में जितने भी जीव जंतु है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस। दहन, अगर किसी भी वस्तु को हम जलाएंगे तो उस क्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी किस गैस का उत्सर्जन होता है? CO2 गैस। क्वेश्चन आए CO2 गैस का उत्सर्जन कब कब होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, श्वसन क्रिया से, दहन क्रिया से, मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं से। और अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 जो गैस है मौसम विज्ञान के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ये हमारे वायुमंडल में
सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उन विकिरणों को पृथ्वी तक आने देती है। इसका मतलब सूर्य विकिरणों के लिए ये पारदर्शी है। अगर सूर्य से कोई विकिरणें आ रही है पृथ्वी पर तो इनको नीचे पृथ्वी तक आने देगी, मतलब सौर विकिरणों के लिए क्या है, पारदर्शी है। लेकिन पृथ्वी की सतह से वापस जो किरणें टकराएगी, टकरा के वापस जाती है, इन किरणों को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। और ये पार्थिव जो विकिरण वापस जाएगी, इन पार्थिव विकिरणों के लिए क्या है, अपारदर्शी, मतलब इन पार्थिव विकिरणों को वापस वायुमंडल में ऊंचाई तक नहीं जाने देती। इसीलिए क्या है, ये CO2 गैस है, वायुमंडल को गर्म रखती है। अगर CO2 गैस नहीं है तो सूर्य की किरणें आएगी, पृथ्वी से टकरा के वापस लौट जाएगी और वायुमंडल गर्म होगा ही नहीं। इसीलिए ये क्या है, जो हम पढ़ते हैं ना, ग्रीन हाउस प्रभाव, उसके लिए जिम्मेदार है। कौन सी गैस, CO2 गैस। यहां तक आगे समझ में। सबसे भारी गैस कौन सी है, CO2 गैस। कितनी ऊंचाई तक, 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सौर विकिरण तरंगों के लिए तो क्या है, पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी। सौर विकिरण जो सूर्य से आती है और पृथ्वी से जो टकरा के वापस जाती है उनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। आगे समझ में। स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। वायुमंडल की अगली गैसों में आर्गन गैस है। इसकी वायुमंडल में मात्रा कितनी होती है, 0.934%। ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होगी, ठीक है, 3 गैस बताई थी, उसमें एक कौन सा है, ऑर्गन, ठीक है। इस ऑर्गन गैस का निर्माण कहां होता है, इसका उपयोग कहां होता है, बल्ब निर्माण में, वेल्डिंग उपकरणों में, ठीक है। इतना इसका याद कर लो, काफी है। अगली जो इंपॉर्टेंट गैस है वो गैस है ओजोन, जिसका सिंबल है O3। ये गैस क्या है, परिवर्तनशील गैस है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, पराबैंगनी विकिरण है, उनको अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने नहीं देती। ये बहुत हानिकारक विकिरण होती है, ठीक है, जिससे त्वचा कैंसर, कई सारे रोग पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो मानव के लिए बहुत हानिकारक जो विकिरण है उनका अवशोषण ओजोन गैस कर लेती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसकी जो अधिकतम जो मात्रा है वो वायुमंडल में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लेकिन जैसे समताप मंडल के अंदर 12 से 35 किलोमीटर में विशेष तरह ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समताप मंडलीय ओजोन गैस। अब ये जो ओजोन गैस है ये वायुमंडल में क्या है, जैसे 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई में जैसे कोई भी पराबैंगनी विकिरण या कोई भी जो त्वरित बिजली गिरती है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के अणुओं को 2 अलग अलग अणुओं में तोड़ देता है। और ये जो ऑक्सीजन का अणु फिर वापस एक ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, ओजोन गैस का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में दूसरी गैसों की वजह से, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन गैसों की अधिकता की वजह से ये ऑक्सीजन वापस ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाने की वजह से इस ओजोन की मात्रा, इनका निर्माण कम हो रहा है। इसे हम बोलते हैं ओजोन परत का क्षरण या उसके अंदर छेद हो जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पराबैंगनी विकिरणों से हमारा प्रोटेक्शन करती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प मतलब वायुमंडल में जल की मात्रा, वही क्या कहलाता है, जलवाष्प। तो ये वायुमंडल में जलवाष्प कहां से जाता है, या तो जल वाष्प क्रिया द्वारा उड़ के, या पौधों के वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी। तो अधिकतम जो जलवाष्प है 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा में कमी होती रहती है। मौसम के अनुसार भी जलवाष्प की जो मात्रा है वो कम और ज्यादा होती रहती है। जैसे बारिश के समय जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, और शुष्क कोई प्रदेश है वहां पे जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही विषुवत रेखा पे जहां पे उष्णकटिबंध में रोज बारिश होती है तो वहां पे क्या है, उमस ज्यादा होती है, जलवाष्प की मात्रा क्या है, ज्यादा होती है। तो जो जलवाष्प की जो मात्रा है अधिकतम कितनी होती है, 4%। कितनी,
वायुमंडल में अधिकतम क्वेश्चन पूछे, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, तो 4% हो सकती है। और क्वेश्चन ये पूछे कि वायुमंडल में औसत जलवाष्प कितना होता है, तो 2%। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्या पूछा जाता है, औसत का, लेकिन अधिकतम वर्ड आ जाए तो वहां पे क्या लिखना है, 4%। ये जो जलवाष्प है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका क्या कर लेती है, अवशोषण का कार्य कर लेती है, और अवशोषण करके वो गर्म रहती है, इसलिए ये पृथ्वी के लिए एक कंबल का कार्य करता है, कौन, जलवाष्प। और जो वायु है, इस वायु को स्थिर या अस्थिर, वायु स्थिर रहेगी या अस्थिर रहेगी, इसका जो उत्तरदायी कारक है वो भी क्या है, जलवाष्प है। तो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी जो मात्रा है, औसत मात्रा 2% और अधिकतम मात्रा 4%। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में जलवाष्प की मात्रा 1% या उससे भी कम होती है, जबकि आर्द्र प्रदेशों में इसकी मात्रा अधिकतम कितने परसेंट हो सकती है, 4%। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती रहती है। कंबल की तरह कौन कार्य करता है, जलवाष्प। आगे यहां तक समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉपिक धूलकण। ठीक है, धूलकण क्या होते हैं, धूलकण के अंदर जो सागरीय नमक है, महीन छोटे छोटे मृदा के जो कण है, जो धुआं होता है उसकी जो कालिमा होती है, राख, पराग, धूल, उल्कापिंडों के जो कण है, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, धूल कण कहते हैं। ये जो धूल कण होते हैं ये क्या होते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्रताग्राही मतलब, ठीक है, इन धूल कणों के आसपास जितनी भी जलवाष्प होती है वो आके उनको ग्राही मतलब खींच लेते हैं और चारों तरफ अपने इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए ये जो क्या है, बादलों का निर्माण करते हैं। बादल किससे बनते हैं, इन्हीं धूल कणों के आसपास जो जलवाष्प है वो आके इकट्ठा हो जाती है और ऊपर जाके बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि धूल कणों का जो सर्वाधिक जो जमाव होता है वो कहां होता है। अगर वायु शुष्क है, शुष्क वायु कहां होगी, या तो उपोष्ण या शीतोष्ण प्रदेशों में। क्यों, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तो रोज बारिश होती है, इसलिए वहां वायु शुष्क हो नहीं सकती। इसलिए उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में शुष्क वायु के कारण धूल कणों का सर्वाधिक जमाव होता है। तो क्वेश्चन आएगा, धूल कणों का सर्वाधिक जमाव कहां होता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, मानसून प्रदेशों में, शीतोष्ण या उपोष्ण प्रदेशों में। तो क्या लिखना है, उपोष्ण या शीतोष्ण प्रदेशों में धूल कणों का सर्वाधिक जमाव होता है। ठीक है, आप सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य है, लाल और नारंगी रंग की जो छटाएं दिखती है हमारे को, उनका निर्माण भी कौन करता है, धूलकण करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन धूल कणों के कारण ही जो आकाश का रंग है वो क्या होता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ये जो धूल कण है ये प्रकाश का क्या कर देते हैं, परिकिरणन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। और ये प्रकाश का परिकिरणन किनके कारण होता है, धूल कण के कारण। यहां तक समझ में आ गया। तो हमने वायुमंडल की सभी गैसों के बारे में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितनी मात्रा है, क्या उसका उपयोग है, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। जिसको कहीं पे भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम वायुमंडल में जो ले रहे हैं, सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इनके बारे में अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।